विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में साउंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है 11.1। टेक अ स्लिंकी, ask your friend to hold one end, you hold the other end. Now stretch the slinky as shown in figure 11.5, then give it a sharp push toward your friend. तो यहाँ पर एक स्लिंकी लेना है और आपके फ्रेंड को एक साइड से आपके फ्रेंड को उसको होल्ड करने के लिए कहना है और दूसरे साइड से आप उसको होल्ड करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से, जैसे यहाँ पर वो स्लिंकी को स्ट्रेच किया गया है, इसी तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। और सडनली क्या करना है कि आप जो है ये स्लिंकी को एक साइड से आप छोड़ देंगे। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे अपने फ्रेंड की तरफ, तब क्या होगा? व्हाट डू यू नोटिस इफ़ यू मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तो जैसे ही आप उसको स्लिंकी को छोड़ेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या नोटिस करेंगे? और साथ में यहाँ पे लिखा है कि जब आप स्लिंकी को पुश और पुल करते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेटिव वे में एक बार पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उस टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया? इफ़ यू मार्क अ डॉट ऑन द स्लिंकी यू विल ऑब्जर्व दैट द डॉट ऑन द स्लिंकी विल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। यानी कि अगर आप स्लिंकी पर एक कोई मार्क यहाँ पर कर देते हो और उसके बाद में आप इसको बैक एंड फोर्थ आगे पीछे की तरफ में घुमा खींचते और छोड़ते हो, तो वहाँ पर क्या देखोगे कि ये जो मार्क है, तो ये जो मार्क है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, स्लिंकी का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा, ये जो मार्क है वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई मार्क यहाँ पर दिया होगा, तो उसके बाद में देखोगे कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाई पड़ेगा, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। स्लिंकी को आगे पीछे जब ले करके जा रहे हैं तो कहीं पर ऐसा स्पेस दिखेगा जहाँ पर कि ये काफ़ी नज़दीक होगा। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है जहाँ पर ये दूर दूर होगा, इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर देखिए नज़दीक दिख रहा है, फिर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूर दिख रहा है, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है अल्टरनेट वे में सी आर आपको दिखाई पड़ेगा। अब सी आर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो है स्लिंकी का यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन स्लिंकी के थ्रू कैसे होता है, स्लिंकी के थ्रू ये दिखलाया गया है। Now, the regions where the coils become closer are called compressions and the region where the coils are further apart are called rarefactions। तो वैसा रीजन जहाँ पर कॉइल्स जो है काफ़ी नज़दीक है उस रीजन को सी यानी कि कंप्रेशन कहते हैं, और वो रीजन जहाँ पर कॉइल्स एक दूसरे से दूर है उसे रेरिफैक्शन यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एज वी ऑलरेडी नो साउंड प्रोपगेट इन द मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शंस। तो हम जैसे कि जानते हैं कि साउंड जो है वो प्रोपगेट जब करता है तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के एक सीरीज़ में फ्लो करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी विद द साउंड प्रोपगेशन इन द मीडियम। तो जिस तरीके से स्लिंकी का यहाँ पर कंप्रेशन और रेरिफैक्शन स्लिंकी में देखा गया, तो साउंड जो है, साउंड भी ठीक इसी तरीके से आगे की तरफ यानी कि प्रोपगेट करता है। दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ऐसे जो वेव्स हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रेरिफैक्शन अल्टरनेट वे में देखा जाता है, ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं। In these waves, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance। तो ये जो longitudinal waves है, इसमें जो individual particles होती है मीडियम के, ये जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगा उसके जस्ट पैरेलल ये मीडियम के पार्टिकल्स भी प्रोपगेट करते हैं। The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जब ऑसिलेट करते हैं तो ऑसिलेशन के थ्रू यहाँ पर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन आगे की तरफ में मूव करता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपगेट्स, हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसी तरीके से साउंड वेव्स जो है प्रोपगेट करती है,
साउंड वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर मूव करते हैं, पार्टिकल अपनी ही जगह पर रहते हैं। तो इस तरह का जो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो साउंड वेव है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देयर इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो दूसरे तरह का वेव हमारे पास में है ट्रांसवर्स वेव। इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट along the direction of wave propagation but oscillate up and down about their mean positions as the wave travels। तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे की तरफ ऑसिलेट नहीं करते हैं, आगे पीछे नहीं, जैसे बैक एंड फोर्थ इससे पहले हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में जो है पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जो होता है ये जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन होता है उस डायरेक्शन में अबाउट द अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो है ये आगे पीछे यहाँ पर मूव करते रहते हैं। Thus, a transverse wave is one in which the individual parts of the medium move about their mean positions in a direction perpendicular to the direction of wave propagation। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है इंडिविजुअल पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट देखा जाता है। When we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an examples of transverse wave। तो यहाँ पर जब कोई पत्थर को आप पॉन्ड में फेंकते हो तो गिराते हो तो वहाँ पर जो सरफेस पर आपको वाटर वेव्स दिखाई दे रहे हैं वो ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है। Light is a transverse wave, but for light, the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave। तो यहाँ पर लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन लाइट जो है यहाँ पर जब ऑसिलेट करती है तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन होता है इसमें जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं और यहाँ पर जो प्रेशर डेंसिटी क्रिएट होती है इसकी वजह से इसको मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में रखा जाता है। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लासेस। नाउ हायर क्लासेस में हम लोग ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। तो जो साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो साउंड वेव्स को हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। अ साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शोन इन फिगर 16.c। तो ग्राफ के फॉर्म में इसको डायग्राम में दिखाया गया है, आगे हम लोग देखेंगे। विच रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस व्हेन द साउंड मूव्स इन अ मीडियम। तो कोई भी मीडियम में जब साउंड मूव करती है तो किस तरीके से उसका डेंसिटी जो है वो चेंज होता है, डेंसिटी और प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है ये यहाँ पर बताया गया है। ये यहाँ पर बतलाया गया है, ये हमारा 16C है। ये साउंड वेव है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर रेरिफैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रेरिफैक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से वेरिएशंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर डेंसिटी में वेरिएशन है, एक जगह पर काफ़ी नज़दीक है साउंड के पार्टिकल्स, यहाँ पर डेंसिटी देखेंगे यहाँ पर काफ़ी दूर दूर है साउंड के पार्टिकल्स, फिर यहाँ पर डेंस हो गया है, बहुत नज़दीक है, फिर यहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं। तो जहाँ पर नज़दीक है पार्टिकल्स उसको कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया गया है, जहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है उसको रेरिफैक्शन कहा गया है। तो यहाँ पर अल्टरनेट वेज में कॉन्ट्रैक्शन और रेरिफैक्शन देखा जा रहा है। तो ये डेंसिटी का वेरिएशन दिखलाया गया है। इसी तरह से प्रेशर का वेरिएशन दिखलाया गया है कि यहाँ पर जहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया गया है। यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर है तो यहाँ पर प्रेशर उनके बीच में कम लग रहा है, तो ये एरिया जो है रेरिफैक्शन है। तो इसी तरह से ये जो है अल्टरनेट वे में इसको दिखलाया गया है। अब यहाँ पर ये जो है ग्राफ के फॉर्म में इसी चीज़ को ग्राफ के फॉर्म में दिखाया गया है, डेंसिटी और प्रेशर के फॉर्म में इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये हमारा जो है पूरा साउंड वेव के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ना आगे बढ़ते हैं। A sound wave in graphic form is shown in figure 16.3, इसे हमने देख लिया, which represent how density and pressure change when the sound wave move in the medium। तो साउंड वेव जब मीडियम में मूव करते हैं तो किस तरह से डेंसिटी और प्रेशर चेंज होता है ये हमने देख लिया। The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance। तो जो डिस्टेंस
के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर जो है वो चेंज होते रहते हैं। अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर, तो हमारा जो डायग्राम है उसमें जो ग्राफ दिख रहा था वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ फिगर 16.A एंड फिगर 16.B रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन। तो 16.A और B यहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशन दिखा रहा था, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। Variation respectively as sound wave propagate in the medium. Compressions are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 16.C. तो यहाँ पर जो कंप्रेशन वैसा रीजन होता है जहाँ पर पार्टिकल्स जो है काफ़ी नज़दीक होते हैं, और इसको हम लोग कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। कंप्रेशन, इसको पार्टिकल जहाँ नज़दीक होता है उसको कंप्रेशन कहते हैं, और इसको ग्राफ में जो है ये अपर पोर्शन इसका कंप्रेशन को शो कर रहा है। नाउ द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो ग्राफ में ये जो पीक एरिया दिख रहा है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है। The peak represents the region of maximum compression. Thus, compression are regions where density as well as pressure is high. तो compression वैसा region है जहाँ पर density और pressure high होता है। Rarefaction are the regions of low pressure where particles are spread apart and are represented by valley. That is the lower portion of the curve in figure 16.6C। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, जो लोअर वैली जिसको जो बन रहा है, ये हमारा रेरिफैक्शन का रीजन हो गया। रेरिफैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, तो ये रेरिफैक्शन जो है, ये एरिया आपका रेरिफैक्शन शो कर रहा है। अ पीक इज कॉल्ड द क्रीस्ट एंड द वैली इज कॉल्ड द ट्रफ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर का एरिया है, ये वैली, इसको ट्रफ कहा गया है एक, और दूसरे को क्रीस्ट कहा गया है। ये हमारा ऊपर का जो रीजन है इसको क्रीस्ट कहा गया है, और ये जो एरिया है इसको ट्रफ के नाम से जाना जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंजिक्यूटिव रेरिफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो दो कंजिक्यूटिव क्रीस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। is called the wavelength as shown in figure. The wavelength is usually represented by lambda. ग्रीक लेटर है ये लैम्डा, जिसका कि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। हेनरिच रॉडोल्फ हर्ज वॉज बॉर्न ऑन 22 फरवरी 1857 इन हैम्बर्ग। तो इनका जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग में हुआ था, जो कि जर्मनी में है। एंड एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, और इनका जो एजुकेशन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में कंप्लीट हुआ था। ही कन्फर्म्ड J.C. मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो J.C. मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उनको इन्होंने कन्फर्म किया। He laid the foundation for future development of radio, telephone, टेलीग्राफ एंड इवन टेलीविज़न। तो इन्होंने इन सभी चीज़ों के लिए फाउंडेशन प्रिपेयर किया था। टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, इन सब के लिए फाउंडेशन को प्रिपेयर किया था। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वॉज लेटर एक्सप्लेन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी डिस्कवर किया था, जिसको बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वॉज नेम्ड बाय हर्ज इन हिज ऑनर। तो इनके सम्मान में जो SI यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, हर्ज फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट होता है हर्ज। तो हर्ज जो है इनके सम्मान में दिया गया था। यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली इन एन इवेंट ऑकर। तो कितना फ्रीक्वेंट वे में कोई इवेंट होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, मान लिया कि आप कोई ड्रम को बीट कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग ड्रम। तो एक यूनिट टाइम में आप कितनी बार उस ड्रम को बीट कर रहे हैं, उसको उस ड्रम की आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। You know that when the sound is propagated through medium, the density of the medium oscillate between a maximum value and minimum value। तो जब यहाँ पर साउंड किसी मीडियम में प्रोपागेट करता है तो उसकी जो डेंसिटी जो है वो मीडियम और उसकी जो डेंसिटी है वो
किस मीडियम में ऑसिलेट कर रही है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करते रहती है उसकी डेंसिटी। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो यहाँ पर डेंसिटी का चेंज मैक्सिमम से मिनिमम में होता है, फिर मिनिमम से मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम होता है। तो यहाँ पर जब एक बार मैक्सिमम से मिनिमम गया, फिर मिनिमम से मैक्सिमम चला गया, तो यहाँ पर एक कंप्लीट ऑसिलेशन का फॉर्मेशन होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इस तरह से एक यूनिट पर यूनिट टाइम में कितना बार ये ऑसिलेट करता है, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इफ़ वी कैन count the number of the compressions or rarefactions that crosses us per unit time, we will get the frequency of the sound wave। तो पर यूनिट टाइम में कितनी बार ये ऑसिलेट कर रहा है, कितनी बार, तो उसे हम उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर काउंट कर लेंगे तो उससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेते हैं। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। तो इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यू का सिंबल है, ग्रीक लेटर है जिसको हम न्यू पढ़ते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज़ हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ज होती है। द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के बीच में जितना टाइम लगता है उसे हम उस वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। In the other word, we can say that the time taken from one complete oscillation is called the time period of the sound wave। तो हम लोग कहते हैं कि दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम साउंड वेव का टाइम पीरियड कहते हैं। इसे हम टी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम किस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, न्यू इज इक्वल टू 1/टाइम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अ वायलिन एंड अ फ्लूट मे बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा में वायलिन और फ्लूट को एक साथ में अब बजा सकते हैं। बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम दैट इज़ एयर एंड अराइव एट आर ईयर एट द सेम टाइम। तो दोनों साउंड जो है सेम मीडियम से ट्रैवल करेगा। मीडियम क्या है, ईयर हमारा मीडियम है, और ये दोनों जो है हमारे ईयर तक सेम टाइम में पहुँचेगा। बोथ साउंड्स ट्रैवल एट द सेम स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज। तो दोनों साउंड जो है वो सेम स्पीड में ट्रैवल करेगा। बट द साउंड्स वी रिसीव आर डिफरेंट। लेकिन इसके बावजूद भी जो साउंड हम रिसीव करेंगे वो अलग अलग होगा। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड। ऐसा इसलिए होता है कि साउंड के साथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड होते हैं। पिच इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में है पिच। How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called the pitch। तो हमारा ब्रेन किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है उसे हम उस साउंड की पिच कहते हैं। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज़ द पिच। यानी कि कितना फास्ट वे में किसी सोर्स के थ्रू वाइब्रेशन हो रहा है, उसको जितना ज़्यादा फास्ट वे में वाइब्रेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे कि हाई पिच का साउंड है। 10 जिसको कि हम लोग डायग्राम 11.7 में दिखलाया गया है। यह 11.7 डायग्राम है हमारा है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट जो डायग्राम है ये दिखा रहा है, यहाँ पर वेव का फॉर्मेशन जो हो रहा है ये काफ़ी दूर दूर है, तो यहाँ पर जो है लो पिच का साउंड है। वहीं 1 सेकंड में जो वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए कितना नज़दीक है। ये जो ग्राफ है ये काफ़ी नज़दीक है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो साउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ये हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। Thus, a high-pitched sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing a fixed point per unit time। तो एक यूनिट टाइम में यहाँ पर जो कंप्रेशन और रेरिफैक्शंस होता है 1 मिनट में बहुत ज़्यादा होता है। एक पर यूनिट टाइम में कंप्रेशन और रेरिफैक्शंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे साउंड को हम लोग हाई पिच साउंड कहते हैं। Objects of different sizes and conditions vibrate at different frequencies to produce sound of different pitches। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट्स का और डिफरेंट कंडीशंस पर वो वाइब्रेट अगर करते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, और इसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसके अलग अलग पिच का साउंड प्रोड्यूस होगा।
The magnitude of maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called amplitude of the medium. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में देखा जाएगा उसे हम उस साउंड का एम्पलीट्यूड कहते हैं. इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए. तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं. एज शोन इन फिगर 16C. तो यहाँ पर इसका डायग्राम 16C में इसका डायग्राम शो किया गया है फ्रीक्वेंसी का. ये हमारा 16C डायग्राम है. ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला डायग्राम है, कितनी देर में कैसे ये मूव कर रहा है. नाउ फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर. तो इसका यूनिट जो डेंसिटी प्रेशर का है वही यूनिट यहाँ पर होता है. द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमिन्ड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड. तो कितना साउंड, कौन सा साउंड कितना लाउड है, कितना सॉफ्ट है, वो उसकी एम्पलीट्यूड, साउंड के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है. द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. तो कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फोर्स के साथ में वाइब्रेट करता है ये बताएगा कि साउंड का एम्पलीट्यूड कितना है. इफ़ वी स्ट्राइक अ टेबल lightly, we hear a soft sound because we produce a sound wave of less energy. तो अगर कोई टेबल को हम लोग धीरे से स्ट्राइक करेंगे तो कम साउंड सुनाई पड़ेगा. तो हम लोग कम एनर्जी उसमें अप्लाई की तो लेस एम्पलीट्यूड भी उसका वहाँ पर कम हो जाएगा. इफ़ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर अ लाउड साउंड. तो अगर हम लोग टेबल को हार्ड वे में हिट करते हैं तो हमें जो है वो हार्ड साउंड सुनाई पड़ेगा, ज़्यादा साउंड सुनाई पड़ेगा. कैन यू टेल वाई? ऐसा क्यों होगा, क्या आप बता सकते हैं? अ साउंड वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम इट्स सोर्स. जो साउंड वेव है अपने सोर्स से स्प्रेड होता है. As it moves away from the source, its amplitude as well as its loudness decreases. तो जैसे जैसे जो सोर्स से साउंड वेव दूर जाता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है और लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस थोड़े धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. Louder sound can travel a large distance as it is associated with higher energy. तो जो लाउडर साउंड होता है वो लार्ज डिस्टेंस कवर करता है क्योंकि ये जो है हाइयर एनर्जी के थ्रू एसोसिएटेड होता है. फिगर 11.8 shows the wave shape of a loud sound and soft sound of same frequency. तो यहाँ पर जो डायग्राम है हमारा ये लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड के बीच में दिखा रहा है. यहाँ पर ये सॉफ्ट साउंड है. यहाँ पर वेव का जो हाइट देख रहे हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है तो ये सॉफ्ट साउंड है. यहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई हो गया है, वेव का डिस्टर्बेंस देखिए एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तो ये लाउडर साउंड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो यहाँ पर सॉफ्ट साउंड सुनने के लिए मिलेगा और अगर जो एम्पलीट्यूड होगा ये लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो हमें लाउड साउंड सुनने के लिए मिलेगा. The quality of timbre of a sound is that characteristics which enables to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. तो अब तीसरा हमारे पास में अगला क्वालिटी है टिम्बर या फिर क्वालिटी. तो क्वालिटी या टिम्बर क्या होता है, साउंड का क्वालिटी या टिम्बर क्या होता है, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक साउंड को दूसरे साउंड से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. चाहे उसका साउंड का पिच और लाउडनेस सेम होने के बाद में भी दोनों साउंड को अलग अलग हम लोग पहचान पाते हैं. द साउंड विच इज़ मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी अ रिच क्वालिटी. तो ऐसा साउंड जो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है उसको हम रिच क्वालिटी का साउंड कहते हैं. अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड अ टोन. तो ऐसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी सिंगल होती है उसे हम टोन कहते हैं. द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड due to mixtures of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to. तो यहाँ पर वैसा साउंड जो कि एक बहुत सारे फ्रिक्वेंसीज का मिक्सचर होती है उसको हम लोग नोट कहते हैं. और ये जो है हम लिसने मतलब हमको जब सुनते हैं तो ये हमारी जो ईयर्स है उसको प्लीजिंग इफेक्ट नहीं देता है. नॉइस इज़ अनप्लीजेंट टू द ईयर, म्यूज़िक इज़ प्लीजेंट टू हियर एंड इज़ रिच ऑफ क्वालिटी. तो नॉइस हमारे ईयर को अनप्लीजेंट लगती है और म्यूज़िक हमारे ईयर्स को प्लीजेंट लगती है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो रिच होती है. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे पहले हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है. द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज अ कंप्रेशन और अ रेडिफैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम. तो स्पीड को कंप्रेशन और रेडिफैक्शन के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना कंप्रेशन और रेडिफैक्शन है. तो कितना ज़्यादा रेडिफैक्शन कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा तो साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगा तो कम स्पीड होगा.
वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसके लिए यहाँ पर फिर से लिखा गया है, यहाँ पर डिस्टेंस को वेवलेंथ से मेजर किया गया है, वेवलेंथ बाय टाइम। हियर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, लैम्डा साउंड का वेवलेंथ है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो यहाँ पर लैम्डा जो है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। दस भी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो लैम्डा न्यू। तो यहाँ पर इसको वी को हम लोग साउंड के स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा न्यू। तो ये 1/, जो टाइम पीरियड होता है ये वेलोसिटी के बराबर होता है, इसीलिए इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया है। और इस तरीके से हम लोग वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा न्यू। ये स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम for all frequencies in a given medium under the same physical conditions। तो सेम फिजिकल कंडीशन में जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास में ये एक न्यूमेरिकल है, लिखा है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 किलो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और इसका वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दिया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में से कितना टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 किलो हर्ट्ज, जिसको हर्ट्ज में कन्वर्ट किया गया है। तो 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1 हर्ट्ज में 1000 यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया है 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 0.35 मीटर। अब हम लोग जानते हैं स्पीड जो है इसको वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ हमारे पास में है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है, वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.35 और हमारे पास में वेवलेंथ जो है ये है 2000। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारे पास में है 1.5 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर हमने स्पीड फाइंड किया है 700 मीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को हमने पुट किया, ये आ गया 15/7। इसको रेशियो को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो साउंड जो है 2.1 सेकेंड का टाइम लिया है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस हैं, इससे पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यूनिट एरिया में हर एक सेकेंड में साउंड कितनी एनर्जी से पास कर रहा है उसे हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। वी समटाइम्स यूज़ द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम। तो कभी कभी हम लोग लाउडनेस और लाउडनेस को इंटेंसिटी की जगह पर, इंटेंसिटी को लाउडनेस की जगह पर बुला लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लाउडनेस इज़ द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स टू द ईयर टू द साउंड। तो लाउडनेस जो है हमारे ईयर पर कितना कैसे हम लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं साउंड के वेव को, उसको हम लोग उसका लाउडनेस कहते हैं। इवन वेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो साउंड वेव्स है उसकी अगर मान लिया कि सेम इंटेंसिटी की है तो वी मे हियर वन एज लाउडर दैन द अदर सिंपली बिकॉज आर ईयर डिटेक्ट्स इट बेटर। तो अगर दोनों सेम इंटेंसिटी की है तो उसमें से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा लाउडर है और कौन सा जो है कम लाउडर है। फिर से हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, तो अभी सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमिन्स लाउडनेस एंड पिच। आंसर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिटरमिन्स लाउडनेस। तो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड लाउडनेस को डिटरमिन करता है। लाउडर साउंड हैज़ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड वाइस वर्सा। तो साउंड जो लाउडर साउंड है उसका जितना ज़्यादा लाउड साउंड होगा उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव डिटरमिन पिच ऑफ द साउंड। तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग साउंड की पिच का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस विच साउंड हैज़ हायर पिच, गिटार
और कार हॉर्न। तो गिटार और कार हॉर्न में से किसका जो पिच है वो हाई होगा, ये बताना है। आंसर है साउंड ऑफ द कार हॉर्न हैज़ हाइयर पिच। तो कार हॉर्न का जो पिच होगा वो हाइयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड क्या होता है। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस ऑफ अ वेव। तो किसी वेव का दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम उसका वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में साउंड वेव कितना जो है 1 सेकेंड में कितना साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव ऑफ साउंड। तो साउंड का वन वेव प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो एम्पलीट्यूड जो है वो मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड। तो किस तरीके से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पीड से किस तरीके से रिलेटेड है। आंसर है द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज गिवन बिलो। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू वी। वेवलेंथ के लिए लैम्डा यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स द स्पीड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड जो है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होती है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग वेव इक्वेशन भी कहते हैं और हर तरह के वेव के लिए ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। तो यहाँ पर साउंड वेव की वेवलेंथ को फाइंड करना है जिसका कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 220 हर्ट्ज, न्यू इज इक्वल टू 220 हर्ट्ज और स्पीड साउंड का दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसका वेवलेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू वी। तो यहाँ पर हमारे पास में न्यू की वैल्यू 440 मीटर पर सेकेंड है। लैम्डा जो है इसे हमें फाइंड करना है और न्यू की वैल्यू हमारे पास में है 220 हर्ट्ज। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? 440 बाई 220 हर्ट्ज। इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2 मीटर। तो वेवलेंथ हमारा आ गया है 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन इज लिसनिंग to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 मीटर from the source of sound। तो एक पर्सन जो है एक टोन को जो कि 500 हर्ट्ज का है उसको 450 मीटर के डिस्टेंस से वो सुन रहा है। व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पर सक्सेसिव कंप्रेशन के लिए यहाँ पर कितना टाइम पीरियड है वो बताना है। सिंस द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड और टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 हर्ट्ज का है और टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज दिया है तो ये हो गया 1 बाई 500। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम इंटरवल दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का कितना हो गया? 0.2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में क्या अंतर है? लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। Loudness of the sound is determined of amplitude and intensity of the sound wave is determined by the frequency of sound wave। तो यहाँ इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करता है कि उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमारी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। बाय बाय।